हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक केमिकल मार्केट लीडर का डिस्कशन करेंगे। तो ओवर द इयर्स एसओआईसी के चैनल पे हमने बहुत सारे फार्मा और केमिकल मार्केट लीडर्स डिस्कस करें। एंड यहाँ पे हमारा मेंटल मॉडल फॉर दीज कंपनीज हैज़ बीन द सेम। ये जो हम कंपनीज केमिकल्स या फार्मा में डिस्कस करते हैं, इन कंपनीज में प्रोसेस केमिस्ट्री एक्सपर्टीज होनी चाहिए, माना इन्होंने कुछ प्रोसेसेस क्रैक करे होने चाहिए। सेकेंडली, हमें प्रेफर होता है कि जो प्रमोटर्स है वो टेक्नोक्रेट्स हों, इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। थर्डली, वी प्रेफर कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट लीडर हो। फोर्थली, वी प्रेफर इन कंपनीज की बैलेंस शीट सुपर स्ट्रांग हो। एंड फाइनली, वी प्रेफर कि इन कंपनीज का एक डोमेस्टिक मार्केट भी हो और ये कंपनीज एक्सपोर्ट भी कर रही हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर कंपनीज मार्केट शेयर विन कर रही हैं तो इट मीन्स कि डोमेस्टिकली भी ये कंपनीज अच्छा कर रही होंगी। तो ओवर द इयर्स अगर आप एसवाईसी चैनल पे देखेंगे तो हमने कंपनीज लाइक आरती फार्मा लैब्स जब डीमर्जर हुआ था, कंपनीज लाइक न्यूलिन लैब्स फार्मा के अंदर, कंपनीज लाइक डीवीज लेबोरेटरीज, कंपनीज लाइक जुपिल ग्रीविया, कंपनीज लाइक प्रीवी स्पेशलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने सारी कंपनीज को कवर करा है। इन सारी कंपनीज में ये मेंटल मॉडल्स फिट हो रहे थे। यहाँ तक हमने 2020 में जब केमिकल्स में बहुत बड़ी टेलविंड थी, तब हमने सुवेन फार्मा, जो आज कोहेंस लाइफ साइंसेज के नाम से जाना जाता है, अल्काइल अमाइंस राइट एट द टाइम व्हेन इट टर्न्ड, एंड आल्सो दीपक नाइट्राइट जब उसका कैश फ्लो 10 टाइम्स हो गया था एक ईयर में। देन वी आल्सो कवर्ड ऑल दीज कंपनीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज़ दीज कंपनीज आर फिटिंग दिस मेंटल मॉडल। तो आज हम जिस कंपनी का डिस्कशन करेंगे, इट इज़ अ कंपनी व्हिच इज़ अ मार्केट लीडर इन दिस स्पेस। इट्स अ कंपनी जिसमें 4 इयर्स के अंदर स्टॉक चार्ट पे कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न बीइंग बिकॉज़ 4 इयर्स पहले केमिकल साइकिल पीक आउट हो गई थी। पर नाउ इस कंपनी के अंदर कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रही है, तो इस कंपनी को हम डिस्कस करेंगे। एंड थिर्डली, इस कंपनी को डिस्कस करने का रीज़न क्या है? क्योंकि एसओआईसी चैनल इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ स्टॉक्स और बिज़नेसेस। आप इसको एज़ अ विकिपीडिया और लाइब्रेरी की तरह आपको यूज़ करना चाहिए। जब भी आपको कोई बिज़नेस समझना है, तो आपको जाके उस बिज़नेस की आप वीडियो देख सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस चैनल ऑफ इंडस्ट्री रिसर्च एंड बेसिकली स्टॉक रिसर्च, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेसेस की खुद भी बैठ के कितनी बारी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, जब हमें उन स्टॉक्स को पढ़ना होता है। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ बिज़नेस जिसकी फोर्ट्रेस बैलेंस शीट है। इन इस बिज़नेस में ग्रोथ 3-4 साल से मिसिंग थी, बट अब ये कंपनी का आज जो फिक्स्ड एसेट बेस है, 200 टू 240 करोड़ का है। But I think the company will be doing close to a 1500 to 2000 crore capex over the next 2 to 3 years. तो हम पहले इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। देन हम कंपनी किस चीज़ में मार्केट लीडर है उसके ऊपर आएंगे। कंपनी के अंदर क्या चेंज हो रहा है वो डिस्कशन करेंगे। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे। इन साथ साथ ग्रोथ रेट्स की बात करेंगे, रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, डू ड्रॉप अ हेलियस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन। विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अभी हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं। स्टॉक स्कैन्स में जिस कंपनी का हम डिस्कशन करेंगे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। तो नेम ऑफ द बिजनेस इज फाइन ऑर्गेनिक्स। एंड स्टॉक स्कैन्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि हम लोगों ने क्या रिसेंटली इंक्लूड करा है, स्कैन मैच। ये जो हमारे प्री बिल्ड स्कैन्स है उसमें अगर कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक आ रहा है तो उन स्कैन्स का नाम आ जाता है। जैसे अभी फाइन ऑर्गेनिक्स कौन से स्कैन्स में आ रहा है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में और मंथली ट्रेंड ट्विस्ट में। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे प्री बिल्ड स्कैनर्स में कंपनी इस टाइम पे बेसिकली बार बार आ रही है, तो हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग होता है कि हमें बिजनेस पढ़ना चाहिए। राइट, इट डजंट मीन वी बाय और सेल, इट मीन्स कि वी शुड स्टडी द बिजनेस, स्कैन होकर हमारे सामने आ रहा है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे आप अगर चार्ट देखेंगे, फाइन ऑर्गेनिक्स पीक्ड आउट वे बैक इन 2022 सितंबर, एंड रिसेंटली जाके थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हुआ है, बट आई थिंक फंडामेंटल कैटलिस्ट इन फाइन ऑर्गेनिक्स आर स्टिल 18 मंथ्स अवे। तो ट्रेंड चेंज हमें उतना बेसिक रीड नहीं करना चाहिए, बट हाँ, फंडामेंटल कैटलिस्ट की अनाउंसमेंट अभी-अभी आई है, वो हम वीडियो में देखेंगे, इस वजह से मेरे को लग रहा है ट्रेंड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम आगे कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। देखो, कभी भी किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो इट्स अ पिक्चर बिटवीन कैश फ्लोज़, बैलेंस शीट, पी-एन-एल एंड द मैनेजमेंट गाइडेंस एंड हाउ द थीम इज़ डूइंग। तो दैट इज़ व्हाट अ बिज़नेस एनालिसिस मीन्स, राइट? तो पहले हम आते हैं बैलेंस शीट पे, क्योंकि बैलेंस शीट इज़ नथिंग बट द हाउस ऑफ द कंपनी, कि क्या घर पक्का है या फिर कच्चा है, राइट? तो कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो काफ़ी प्रिस्टीन बैलेंस शीट है, इन द सेंस कि अगर आप करंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0 है, तो डेट शॉर्ट टर्म कोई नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 1 करोड़ है, तो बेसिकली ज़ीरो डेट कंपनी है। फिर हम कंपनीज़ के कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं, तो 950 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे। देन कंपनी के अगर हम फिक्स्ड एसेट बेस पे आते हैं, तो आई थिंक टोटल अगर आप कंपनी का प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट देखते हैं, लास्ट ईयर 227 करोड़ था, बट फिक्स्ड एसेट बेस 363 करोड़ का है।
कंपनी नियरली 750 करोड़ का केपेक्स इंडिया में कर रही है और यूएस में सिमिलर अमाउंट का केपेक्स कर रही है। तो अगेन 1500 ऑड करोड़ का हो सकता है कंपनी में केपेक्स हो रहा हो। यूएस में इन्होंने बोला है इंडिया जितना ही केपेक्स होएगा। तो अगेन बैलेंस शीट इज प्रिस्टीन एट द मोमेंट। अगर मैं सिर्फ बैलेंस शीट फोकस्ड इन्वेस्टर हूँ तो मैं देखूंगा कंपनी की बैलेंस शीट एक अच्छी शेप में है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का कैश है, बोरोविंग जीरो है, बिग केपेक्स प्लान्स है एंड साथ साथ कंपनी का अभी जो करंट फिक्स एसेट बेस है वो 300 टू 350 करोड़ का है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। तो अगर मैं कैश फ्लो देखता हूँ कंपनी का तो कंसिस्टेंटली कंपनी का जो CFO टू पैट है, राइट, अगर हम यहाँ CFO टू पैट देखते हैं तो कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स में अगर मैं एक एवरेज निकालूँ या लास्ट 6 ईयर्स की एक एवरेज निकालूँ, तो मैं आपके साथ एक बारी एवरेज निकाल लेता हूँ। तो लास्ट 6 ईयर्स की कंपनी की एवरेज इज क्लोज टू आई थिंक 90 ऑड परसेंटेज, माने कैश फ्लोज जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कैश फ्लोज में 90% ऑफ द टाइम कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं कैश फ्लोज देखूँ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कंपनी ने कितने जनरेट करें, अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंपनी ने लास्ट 6 ईयर्स में सिंस कोविड अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट ये 340 करोड़ हो गया, 340 407 ऑलमोस्ट 900 करोड़ हो गया, 1500 करोड़। तो ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट करा है लास्ट 6 फाइनेंशियल ईयर में, राइट। एंड कैश कन्वर्जन भी कंपनी की अच्छी है। देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हमें एक चीज़ अच्छी दिखेगी और एक गड़बड़ दिखेगी। अब गड़बड़ कहाँ दिखेगी कि पोस्ट कोविड क्या हुआ था, बहुत सारे केमिकल के प्राइसेस बढ़ गए थे। उस वजह से आप चाहे एसआरएफ का चार्ट उठा लीजिए, चाहे आप कोई भी और कंपनी का चार्ट उठा लीजिए, चाहे पीआई का चार्ट उठा लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट उठा लीजिए, आपको चार्ट ऐसा ही दिखेगा, राइट, कि आपको 2020 से लेके 2021 तक 2022 के सितंबर तक दिखेगा बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल है, मार्जिन बढ़े। अगर आप यहाँ स्टॉक स्कैन्स में देखते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक्स के भी मार्जिन ऑलमोस्ट 17-19 से 27% के आसपास चले गए। एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी फाइन ऑर्गेनिक्स की अगर हम पैट ग्रोथ भी देखते हैं तो 165 करोड़ का पैट ऑलमोस्ट 618 करोड़ हो गया इन स्पैन ऑफ 2 to 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अब क्या है कि देखो, इन्वेस्टिंग और रियल लाइफ में रिवर्जन टू मीन होती ही होती है। रिवर्जन टू मीन क्या है कि अगर आप कोई चीज़ बहुत एक्सेप्शनली कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लक, तो व्हाट हैपेंस कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट रिवर्ट्स टू मीन दैट इज योर स्किल दैट यू पुटिंग इन। तो केमिकल बिजनेसेस का ऑन एन एवरेज एक अच्छी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का मार्जिन 18 टू 22% के बीच में रहता है। इनका मार्जिन परहैप्स 27, 28, 25% चला गया था एंड मैनेजमेंट हमेशा 18 टू 22% के बीच की मार्जिन की बात कर रही थी। तो अब क्या हो रहा है? रिवर्जन टू मीन, मार्जिन इज कमिंग बैक टू द लॉन्ग टर्म एवरेज। जस्ट लुक एट दिस, 27-25% का मार्जिन आज वापस 22.59% पे आ गया। तो इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि कंपनी हैज़ गॉन थ्रू अ बूम। बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है कि कंपनी ने उस बूम पीरियड में कैश कलेक्ट कर लिया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रही है कि कंपनी नियरली अपने सारे प्रॉफिट्स कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रही है। और अब हमें फ्यूचर की तरफ क्या देख रहे हैं कि इस कंपनी में ट्रेंड चेंज क्यों हो रहा है, ये स्कैन्स में क्यों आ रही है? क्योंकि कंपनी को रिसेंटली 150 एकड़ प्लस का लैंड अलॉट हुआ है यूएस में केपेक्स के लिए। और इंडिया में भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के पास लैंड अलॉट हुआ है फॉर केपेक्स इन इमल्सिफायर्स। अब हम बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम बिजनेस एनालिसिस इस इंडस्ट्री का और इस बिजनेस का थोड़ा सा 3-4 ईयर्स इन एडवांस कर रहे हैं। बट दैट इज द पर्पज ऑफ दिस चैनल, क्योंकि हम एक विकीपीडिया बना रहे हैं और डिफरेंट बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री रिसर्च। नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट फाइन ऑर्गेनिक्स डज। एंड अभी हमने फाइनेंशियल्स देखा विच गिव्स अस अ पार्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ द स्टोरी। तो अभी हम देखते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स मैन्युफैक्चर्स इमल्सिफायर्स एंड इमल्सिफायर्स के साथ साथ पॉलीमर एडिटिव्स मैन्युफैक्चर करता है। एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, इट मैन्युफैक्चर्स यूजिंग ओलियोकेमिकल्स। तो देखिए, दो तरीके के केमिकल्स है। एक तो पेट्रोकेमिकल बेस्ड केमिस्ट्री होती है जहाँ पे आप पेट्रोल या क्रूड ऑयल का जो डेरिवेटिव होता है उससे आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आरती इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बेंजीन है उससे आगे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो बेंजीन इज अ पेट्रोकेमिकल। Whereas when we discuss companies like Fine Organics, तो oleochemicals is a greener chemistry because इसमें जो natural oils होते हैं, आपके जो कोकोनट ऑयल हो गया, एनिमल फैट हो गया या पाम ऑयल हो गया या नेचुरल फैट्स हो गए, तो इनके थ्रू जो केमिकल्स बनते हैं दीज आर नोन एज ओलियोकेमिकल्स, राइट। तो इनमें रॉ मटेरियल ये रहता है। इसके अलावा देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे ओलियोकेमिकल्स यूज होते हैं। तो ओलियोकेमिकल्स आर यूज इन सोप्स एंड हैंड वॉशेस, शैम्पूज एंड बॉडी लोशंस, टूथपेस्ट, डिश वॉशिंग लिक्विड एंड ऑल्सो समथिंग लाइक अ बायोडीजल ऑल्सो। एंड इन कंपनीज लाइक फाइन ऑर्गेनिक्स एक टेक्निकल नो हाउ चाहिए आपको इमल्सिफायर्स और पॉलीमर एडिटिव्स बनाने के लिए। अब इमल्सिफायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इमल्सिफायर्स क्या करते हैं? तो इट गिव्स अ टेक्सचर टू थिंग्स विच डू नॉट मिक्स वेल टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं मेयोनीज का, तो मेयोनीज में वाटर एंड जो ऑयल है दे डू नॉट मिक्स वेल टुगेदर, राइट। तो वहाँ पे इमल्सिफायर उनको एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर देता है। सो दैट इज द यूसेज ऑफ इमल्सिफायर। तो जहाँ पे भी टेक्सचर देना है या प्रोडक्ट को उसकी शेप में होल्ड करना है या प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बढ़ानी है,
वहाँ पे इमल्सिफायर का यूज़ केस है। तो इमल्सिफायर का और कहाँ-कहाँ यूज़ केस है? चॉकलेट के अंदर यूज़ केस है, बेक्ड गुड्स के अंदर यूज़ केस है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज़ केस है। जब कोई फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट्स डज़न्ट मिक्स वेल टुगेदर तो उसको सेपरेटली अच्छे से रखने के लिए इमल्सिफायर यूज़ होता है। इन थिंग्स लाइक जो सैलेड ड्रेसिंग एंड मेयोनीज़ है उसके अंदर यूज़ केस है, राइट? तो यहाँ पे इमल्सिफायर्स यूज़ होते हैं, राइट? तो इमल्सिफायर का अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो it gives the exact desired aesthetic structure and texture. It also helps in preserving them. फूड एंड बेवरेजेस में भी यूज़ होता है, बिस्किट्स में यूज़ होता है, च्युइंग गम्स में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है, क्रीम, जेल्स, लोशंस एंड जो वार्निशेस है उसमें यूज़ होता है। यहाँ तक जो रबर है उसके अंदर भी यूज़ होता है, इलास्टोनॉर्मल्स में, पेंट्स एंड कोटिंग में भी यूज़ होता है ताकि सर्टेन टाइप ऑफ पिगमेंट्स दे डू वेल टुगेदर। एंड फीड न्यूट्रिशन में भी यूज़ होता है, राइट, टू रिप्लेस हार्मफुल एंटीबायोटिक्स एंड इम्प्रूव द फीड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे इमल्सिफायर्स का यूज़ केस है। तो इमल्सिफायर एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर खराब हो, सपोज़ करते हैं किसी कंपनी का बेक्ड केक है और उसके प्रोडक्ट में इमल्सिफायर खराब है, राइट? तो पहली चीज़ बैरियर टू एंट्री बहुत बड़ा है एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट कैन फेल इटसेल्फ, राइट? तो एक मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है इमल्सिफायर्स की। एंड इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इमल्सिफायर्स इज़ फाइन ऑर्गेनिक्स एंड फाइन ऑर्गेनिक्स टॉप 5 टू टॉप 6 कंपनीज़ इन द वर्ल्ड के अंदर है इमल्सिफायर्स में। बिकॉज़ इसके लिए टेक्निकल नो हाउ भी रिक्वायर्ड है, व्हिच हैज़ टेकन देम ईयर्स टू बिल्ड। To even crack a customer, it takes 2 to 3 years in such type of mission critical business. सेकंड इनका बिजनेस कौन सा है? दैट इज़ द बिजनेस ऑफ प्लास्टिक एडिटिव्स। तो यहाँ पे दीज आर यूज इन स्लिप एजेंट्स, तो फ्रिक्शन रिड्यूसिंग एडिटिव्स हैं, एंटी स्टैट्स की तरह यूज होते हैं। तो बेसिकली मिटिगेट्स द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, लुब्रिकेंट्स की तरह यूज होते हैं, फ्लो इम्प्रूव्स एंड मोल्ड रिलीज एजेंट्स के लिए, प्रोसेसिंग एड्स की तरह यूज होते हैं, हेल्प्स इन मेल्टिंग हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, और एंटी फॉगिंग प्रॉपर्टीज में यूज होते हैं, कन्वर्ट्स वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड ऑन प्लास्टिक फिल्म्स इनटू अ कंटिन्यूअस ट्रांसपेरेंट वाटर लेयर। तो यहाँ पे यूज केस रहते हैं इनके दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी का। तो आज फाइन ऑर्गेनिक्स के पास मोर देन 600 प्रोडक्ट्स हैं एंड फाइन ऑर्गेनिक्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स इन एमल्सिफायर्स एंड डेफिनेटली एन इंडियन मार्केट लीडर इन एमल्सिफायर्स एंड पॉलीमर एडिटिव्स, बिकॉज इनके मार्जिन्स काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं एंड एक्चुअली में दीज मार्जिन्स आर डैट ऑफ अ स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस एंड नॉट अ बल्क कमोडिटी बिजनेस। इवन तो इसमें मार्जिन्स कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं जब बेसिकली वेजिटेबल ऑयल या नेचुरल ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं। तो बैरियर्स टू एंट्री क्या है फाइन ऑर्गेनिक्स के बिजनेस में? तो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग बैरियर्स टू एंट्री। पहला है लिमिटेड प्लेयर्स हैं, तो फ्यू लार्ज प्लेयर्स हैं कंपीटिंग ग्लोबली इन दिस इंडस्ट्री। इंडिया में फ्रैगमेंटेड मार्केट है, हाईली रेगुलेटेड है बिकॉज ग्रीन ओलियो केमिकल्स इको फ्रेंडली हैं, तो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी पैरामीटर्स हैं बिकॉज एट द एंड ह्यूमन कंजम्पशन के अंदर जा रहे हैं, राइट? इट इज गोइंग इनसाइड अ ह्यूमन। ऑल्सो हाई एंट्री बैरियर्स क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मोस्टली प्रोप्राइटरी। तो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड इनोवेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी टाइम एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस टू जनरेट बिजनेस। एंड जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं दे एंजॉय अ प्रीमियम पोजीशनिंग विद कस्टमर्स ड्यू टू कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट डिलीवरी। और कस्टमर स्टिकीनेस भी है बिकॉज से कस्टमर डजंट वांट टू चेंज अगर आपका प्रोडक्ट उनके साथ फिट हो गया। तो कस्टमर्स रिलाई ऑन एस्टैब्लिश्ड सप्लायर्स एज परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर एंड यूसेज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम दो इंडस्ट्रीज देखते हैं जो इनकी है, फूड एडिटिव्स और पॉलीमर एडिटिव्स की। तो क्या क्या इनकी इंडस्ट्रीज और क्या क्या इनका टाइम सर्व करते हैं? तो फूड एडिटिव्स में इमल्सिफायर्स, एंटी फंगल एजेंट्स, बेवरेजेस एंड क्लाउडिफायर्स और एंटी क्रिस्टलाइजर्स बनाते हैं। एंड यूसेज एप्लीकेशन बेकरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, ऑयल एंड फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस में है। और यहाँ पे ग्रोथ क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन एंड पीपल मूविंग टुवर्ड्स अ बिजी लाइफस्टाइल एंड चेंजिंग फूड हैबिट्स। पॉलीमर एडिटिव्स में जो हमने डिस्कशन करी थी पहले, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये पैकेजिंग फिल्म्स, बॉटलिंग कैप्स, वायर्स एंड केबल्स, पैकेजिंग, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, इन सब में यूसेज है। तो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स को बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स, रिसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक्स में यूज़ हो रहे हैं एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ जो बेसिकली बायो प्लास्टिक्स में उनके इनके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। फिर फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स के अंदर ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स और न्यूट्रिशनल एडिटिव्स बनाते हैं। तो यहाँ पे पोल्ट्री फीड और कैटल फीड और एक्वाकल्चर में इनका ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो ग्रोइंग हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे यूज़ केस है इनके प्रोडक्ट्स का। फिर कोटिंग एंड स्पेशलिटी में लूब एडिटिव्स और प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स और एंटी करोसिव एडिटिव्स बनाते हैं, और इमल्सिफायर्स यहाँ पे भी हैं। तो ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स, रोड्स एंड हाईवेज के अंदर और प्रिंटिंग इंक्स एंड कोटिंग्स के अंदर यहाँ पे इनका यूसेज रहता है। एंड फाइनली जो कॉस्फा एडिटिव्स हैं, यहाँ पे इमल्सिफायर्स, इमोलिएंट्स और ग्रीन सर्फेक्टेंट्स बनाते हैं, जो क्रीम्स के अंदर, स्किन केयर के अंदर, हेयर केयर के अंदर, क्लेंजर के अंदर, होम केयर के अंदर एंड क्रीम्स एंड लोशंस के अंदर यूसेज होता है। So this is what the products are, and then this is where it is used. Now, just before going forward, if you want to build your own personal research analyst, because at the end of the day, हम जो अगर अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या फिर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या एनी ह्यूमन अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व, दैट इज टाइम,
वेल्थ एंड हेल्थ। हेल्थ का तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, बट टाइम एंड वेल्थ के लिए टाइम इज समथिंग दैट इज ऑफ अ लिमिटेड एसेंस। तो टाइम में क्या होता है, कभी कभी रिसर्च में बहुत एन नंबर ऑफ आवर्स लग जाते हैं जस्ट टू फाइंड द राइट आर्टिकल्स टू रीड। तो एज अ पार्ट ऑफ SOIC membership, we have built a detailed course on how to use AI in your investing journey, जिससे आप अगर आप 10 आवर्स लगा रहे रिसर्च में तो आप 3-4 आवर्स लगाएंगे, जिससे आपका टाइम बहुत कट शॉर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हमने एक बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स भी सिखाए हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के, टेक्निकल एनालिसिस के, मैनेजमेंट कौन सी फ्रॉड है उसको ढूंढने के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करें, रिसर्च कैसे करें। जैसे अभी हमने फाइन ऑर्गेनिक्स की वीडियो बनाई, तो इसमें मैंने खुद तो रिसर्च बहुत करी है क्योंकि कंपनी बहुत सालों से ट्रैक करूँ, बट एआई को भी लेवरेज करके कम्पिटिटिव इंटेंसिटी जानी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एंड इन दिस डे एंड वर्ल्ड इट इज़ ईजिली डूएबल। इसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, क्योंकि हमने बात करी 3 चीज़ें हैं, टाइम, वेल्थ एंड हेल्थ। तो हेल्थ तो आपको खुद ध्यान रखना है, तो टाइम आप कम कट शॉर्ट कर सकते हैं बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। बट एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड कोर्स, जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कि आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे करें, इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं। Second part में we teach you all about fundamental analysis. Third part में we teach you about like how to find the intrinsic value of a stock. Fourth part में we teach you about how to enter and exit a stock. एक exit framework कैसे बनाएं. Fifth part में we also teach you that how you can screen for stocks. Screening कैसे करें अच्छे stocks की. And sixth part is my favorite part, जहाँ पे हम different sectors को analyze करते हैं, उनकी क्या language होती है different sectors की, वो आपको सिखाते हैं। एंड एज एन एडेड बोनस वी हैव एडेड 2 बोनसेस फॉर यू जो SOIC मेंबरशिप अभी रजिस्टर करेंगे, कि हमने एक AI इन्वेस्टिंग का डिटेल्ड कोर्स बनाया है, व्हिच इज एन एडेड बोनस टू द SOIC मेंबरशिप। एंड इसके साथ-साथ पूरी SOIC मेंबरशिप का फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 5 तक हमने क्रैश कोर्स भी बनाया है। जो भी 40-50 आवर्स नहीं दे सकते कोर्स को, वो 10-20 आवर्स में पूरा क्रैश कोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज एन एडेड बोनस। So you can use the coupon code SOIC bonus 10 to register for the membership and to get these added bonuses as well. The link to register is there in the description below. With this, let's go back to the history of Fine Organics. तो यहाँ पे हम फाइन ऑर्गेनिक्स की हिस्ट्री देखते हैं एंड अबाउट द प्रमोटर्स एंड कम्पिटिटिव लैंडस्केप समझते हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक्स की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं कि कब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट 1970s में हुई थी। तो ऑलमोस्ट इट्स अ 55-year-old कंपनी एंड इट वाज अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय लेट श्री रमेश शाह एंड लेट श्री प्रकाश कामत। 1973 टू 88 के बीच में फर्स्ट फूड एडिटिव फैसिलिटी इन्होंने अपनी चालू करी थी डोंबिवली में, एंड सेकंड फैसिलिटी अंबरनाथ में लगाई थी। उसके बाद जो बदलापुर में फैसिलिटी लगाई 2001 टू 2 में, और नेम चेंज करा कंपनी का टुवर्ड्स फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। 2005 टू 6 में R&D सेंटर लगाया नवी मुंबई के अंदर एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन करी अंबरनाथ में। 2008 टू 12 में एक्सपेंशन करी अंबरनाथ के अंदर। 14 टू 15 में एक कंपनी है नीदरलैंड्स की, तो वहाँ उनके साथ जॉइंट वेंचर करा फॉर बेकरी ब्रीमिक्स मैन्युफैक्चरर्स जीलैंडिया इंटरनेशनल, और USA की सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी 2014 में, एंड अंबरनाथ में और कैपेसिटी को एक्सपैंड करा। फिर 16-17 में फाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड फाइन स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स को बेसिकली अमेलगेमेट करा इन फाइन ऑर्गेनिक्स, और इन कॉर्पोरेशन करी यूरोपियन सब्सिडरी का। 2018 टू 21 के बीच में BSE NSE पे लिस्ट हुई कंपनी, और अंबरनाथ और पतालगंगा में एक और प्लांट कमीशन हुआ। और 22 टू 25 के बीच में कमेंस प्रोडक्शन एट JVC इन थाईलैंड एंड इनकॉर्पोरेट अ होली ओन्ड सब्सिडरी फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो कंपनी एक प्रमोटर ओन्ड कंपनी है, राइट। तो मुकेश शाह इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, जो 1973 में जिन्होंने ज्वाइन करा था। एंड ऑल्सो जो बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर है, हिज नेम है जयंत शाह। 1986 में कंपनी को ज्वाइन करा उन्होंने। ही हैज़ अ मास्टर्स डिग्री इन साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वेंडर नेटवर्क। तुषार शाह CEO है कंपनी के, उन्होंने 1989 में ज्वाइन करा। की रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट स्लिप एडिटिव फैसिलिटी। एंड जो बिमल शाह है, अगेन ही होल्ड्स अ बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम पर्ड्यू यूनिवर्सिटी एंड अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम बॉस्टन कॉलेज। तो एक्चुअली में देखा जाए तो पूरी फैमिली ही बिजनेस के अंदर इस टाइम पे इन्वॉल्व है, तो इट्स अ प्रमोटर रन बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। तो ये तो कंपनी की हिस्ट्री की डिस्कशन करी। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कंपनी के अंदर चेंज क्या हो रहा है एंड चेंज कैसे 3-4 ईयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकती है। अभी हम बात करते हैं जो इमल्सिफायर्स और पॉलीमर एडिटिव्स बनते हैं, बिकॉज दीज आर ओलियोकेमिकल्स। यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो हम एंड में डिस्कस करेंगे वो रॉ मटेरियल से आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, आपके नेचुरल ऑयल्स। तो नेचुरल ऑयल्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके रॉ मटेरियल्स आपको दिखाता हूँ, इनके की रॉ मटेरियल्स क्या हैं। तो सोया रिफाइंड ऑयल आपको दिखेगा, उसमें बहुत बहुत फ्लक्चुएशन होती है, राइट। सिमिलरली सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल, देन ऑल्सो ग्राउंडनट ऑयल है, पामोलिन है, कोकोनट ऑयल है, कॉटन रिफाइंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, राइस ब्रांड रिफाइंड ऑयल है। तो इनमें प्राइसेस वैसे तो काफ़ी स्टैग्नेंट है, बट इन सम ऑफ दीज प्राइसेस लाइक कोकोनट ऑयल में प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन है। अभी आप देख सकते हैं हाल ही में लाइक द प्राइस हैज़ गॉन अप अ लॉट, राइट। तो दीज आर रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी इस बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए इसमें 18% मार्जिन लोअर साइड पे
22 टू 23% मार्जिन हायर साइड पे पकड़ के चलना चाहिए आपको, ताकि आपको एक बेटर आइडिया रहे कि इवन दो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में है, बट एट द एंड इट्स अ कमोडिटी जो कंपनी सेल कर रही है। इवन दो स्पेशलाइज्ड कमोडिटी है, बट मार्जिन्स कभी-कभी क्वार्टर्स में वेरिएशन आ सकती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। कंपनी का जो कस्टमर बेस है, वो कंपनी के यूएसए एंड यूरोप के अंदर वेयरहाउस हैं, 80 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी सेल कर रही है। 240 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 890 डायरेक्ट कस्टमर्स हैं एंड मोर देन 600 प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास इस टाइम पे। तो दिस इज़ द कस्टमर बेस ऑफ द कंपनी एंड रिसेंटली थाईलैंड के अंदर भी इन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कमेंसमेंट करी है। देयर मेजर कैपेसिटीज़ अंबरनाथ और पातालगंगा के अंदर है कंपनी के। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपेटिटिव लैंडस्केप क्या है, उसके साथ-साथ देखेंगे क्या की चेंज आ रही है इस बिज़नेस में, क्यों ग्रोथ रेट्स वापस चेंज हो सकती है आफ्टर स्टैग्नेंसी ऑफ 3 टू 4 ईयर्स। तो कंपनी का अगर कंपेटिटिव लैंडस्केप देखते हैं तो इंडिया में बहुत ही छोटे कंपेटिटर्स हैं। इतने छोटे कंपेटिटर्स हैं, किसी की 50, 60, 70 करोड़ की सेल है। इससे बड़ी सेल नहीं है। व्हेयरएज़ फाइन ऑर्गेनिक्स ने पीक पे 3000 करोड़ की सेल करी थी। आज भी 22 टू 2300 करोड़ की सेल्स कर रहा है। तो सम ऑफ द कंपेटिटर्स आर फ्रैगमेंटेड लाइक इंडियन एमल्सिफायर्स, लाइक Matangi Industries, Mohini Organics. These are small companies, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। और लाइक कंपनीज लाइक Tropilite Foods प्राइवेट लिमिटेड और Vippy Industries. Globally, there are 4 or 5 major players like Cargill, ADM, DuPont, BASF, Kerry Group. Now again, these are some of big competitors globally. But उन्होंने conference call में बोला, again this is what the management has said. I have not said. The management just said in the conference call कि these are some of the companies that we are competing with, and they think that the product quality or technical know-how is superior to some of the older companies. But that will only be seen after their projects commence and they're able to gain market share or not globally. तो 3-4 साल बाद ही पता लगेगा। बट लास्ट 4-5 ईयर्स में तो ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का, अगर हम लास्ट 10-15 ईयर्स में देखते हैं एंड द वे द कंपनी हैज़ मैनेज हिज बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ पॉइंटर्स एंड ग्रोथ पॉइंटर्स के साथ-साथ देखते हैं कि कंपनी में चेंज क्या हो रहा है। पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि 2021 से लेके अभी तक कंपनी का स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट था। आफ्टर हिटिंग अ हाई, उसके बाद कंपनी स्टैग्नेंट चल रहा है। आई थिंक 7-8,000 रुपीज़ के आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस हाई पे हिट करा था। आज 5,000 टू 5,500 के बीच में चल रहा है। तो एक स्टैग्नेंसी रही 2-3 ईयर्स के लिए, जो काफ़ी केमिकल स्टॉक्स में रही। बट अभी चेंज क्या हो रहा है कंपनी में, हमें तो चेंजेस को पढ़ना है। तो पहला चेंज क्या हो रहा है कंपनी में कि कंपनी के ग्रीनफील्ड केपेक्स आ रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड केपेक्स कहाँ आ रहे हैं कंपनी के? तो पहला कंपनी ने जेएनपीए में, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के पास, कंपनी ने एक लैंड एक्वायर करा है। 60 इयर्स का लीज़ साइन करा है फॉर पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। एंड दिस इज़ like 1,18,186 स्क्वायर मीटर लैंड, ह्यूमंगस लैंड बेसिकली। एंड यहाँ पे कंपनी 750 ऑड करोड़ का केपेक्स करी है फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। सेकेंडली, कंपनी ने यूएसए में जाके 160 एकर्स का लैंड जोन्सवाइल यूनियन काउंटी साउथ कैरोलिना में इस टाइम पे लैंड लिया है टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओवर देयर, right? And this manufacturing plant is being set up to enhance the presence in North, Central and Southern American markets, right? तो कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने कहा कि जितना बड़ा केपेक्स हमारा इंडिया के अंदर है, इसी साइज का केपेक्स यूएस में हो सकता है, बट उसकी बेटर डिटेल्स हमें 2-3 क्वार्टर्स में पता लगेंगी। और जो जेएनपी में इन्होंने एसेट एक्वायर करा है, इसका फुल कैपेसिटी जो कमेंसमेंट होएगी वो FY27 में हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए टुवर्ड्स द एंड। तो FY28 में इसके नंबर्स आने स्टार्ट होंगे, राइट? तो थीसिस पॉइंटर्स क्या बनते हैं? ये आज कंपनी का 250 टू 350 करोड़ के बीच में फिक्स्ड एसेट बेस है। इतने की कंपनी के पास फैक्ट्रीज़ हैं। अब कंपनी, अगर हम अज़्यूम करते हैं जो इंडिया में बड़ा केपेक्स हो रहा है, उतना यूएस में केपेक्स हो रहा है, तो टोटल में कंपनी 1500 करोड़ का केपेक्स करने जा रही है वो नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट कंपनी इज़ मेकिंग इट्स ग्रॉस ब्लॉक गो अप बाय 4 टू 5 टाइम्स। देन कंपनी एक ऐसी केमिस्ट्री में है जहाँ पे एक टेक्निकल नो हाउ है एंड बैरियर टू एंट्री है। तो कंपनी एक हाई आरओसी एसेट है जहाँ पे ग्रोथ मिसिंग थी। तो हाई आरओसी एसेट में जब ग्रोथ मिसिंग होती है तो इट्स लाइक ड्राइविंग अ रोल्स रॉयस विदाउट एन इंजन। तो कंपनी में सेम था अभी, बट अभी इंजन वापस बन रहा है क्योंकि कंपनी बहुत बड़े केपेक्सेस कर रही है। तो यहीं पे रिस्क फैक्टर एक टाइड इन है। रिस्क फैक्टर क्या है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स के लिए हो सकता है कंपनी की ग्रोथ ना आए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी सारी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज चल रही है। तो इनको जो भी नया केपेक्स करना तो ग्रीनफील्ड करना पड़ा, बिकॉज़ केमिकल प्लांट्स में एक फायर का बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि अगर आप बहुत ब्राउनफील्ड केपेक्स कर लें, तो आपके मशीनरी काफ़ी अनसेफ हो जाती है विद इन द प्लांट और कुछ अनसेफ रिएक्शन से फायर कॉज़ हो सकती है। तो इसलिए कंपनी को ग्रीनफील्ड केपेक्स करना पड़ रहा है और कंपनी, क्योंकि एक्जिस्टिंग एरियाज़ में कंपनी हैज़ रन आउट ऑफ लैंड। तो ये केपेक्सेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आ रहे हैं एंड एक केपेक्स यूएस के अंदर आ रहा है, दूसरा केपेक्स विद इन इंडिया आ रहा है। तो इन केपेक्स की एग्जीक्यूशन ओवर नेक्स्ट 3 टू 4 ईयर्स इज़ वर्थ वॉचिंग आउट फॉर, बिकॉज़ थीसिस पॉइंटर्स में कंपनी के पास बैलेंस शीट पे 1000 करोड़ का कैश है। कंपनी 3 टू 500 करोड़ के बीच का कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो कंपनी को ज़्यादा डेट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केपेक्स को करने के लिए। तो नेक्स्ट 3 टू 4 ईयर्स में आपको इसका केपेक्स ट्रैक करना है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे रहती है।
because this is a business and an industry that we are covering maybe 1.5 years in advance, and a business that has done nothing for the last 4 years, but finally now signs of changes are there. और एक की रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है इस बिजनेस में, कि जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं, तो रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस बिजनेस जो वेजिटेबल ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, तो इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, विच कैन लीड टू मार्जिन मूविंग बिटवीन 18 टू 22% की वेरिएशन के बीच में। सो दिस ऑल्सो कुड बी अ की रिस्क फैक्टर टू लुक एट। इस कंपनी का अगर आपको बुल बेयर बेस सिनेरियो बनाना है, तो आप कंपनी का टोटल केपेक्स पकड़िए, उस पे आप 2.5 टाइम्स एसिड टर्न्स देके, अब स्टॉक स्कैन्स में यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बुल बेयर बेस सिनेरियो बना सकते हैं, जिसमें आप एक अजम्पशन ले सकते हैं कि ईबिटा मार्जिन कितना आएगा और पैट मार्जिन कितना हो सकता है। इट इज़ वेरी ईजी टू डू, जिसने भी एसओआईसी की क्लासेस करी हुई हैं, आप ईजिली इसको खुद बना के कंपनी को वैल्यू करके देख सकते हैं। बट दिस इज़ अ कंपनी जो हमने एज अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी चैनल एक जिसको हम विकिपीडिया ट्रीट करते हैं, तो हमने एक और बिजनेस एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस आपके लिए करा है। Do let me know in the comment section below what were your key learnings from this video. What did you like or dislike about this industry or the business? And आपको क्या लगता है कि thesis pointers क्या long term in nature है या shorter term in nature है? With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. And कौन सी industry या business को हम next analyze करें? Also do let me know in the comments below. With this, जय हिंद।